अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ऑफर कर रही है। और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ, ये सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि ये स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एनरोल हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो जो स्कॉलरशिप्स मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ वो किन स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स नीडी हैं, जो स्टूडेंट्स डिजर्विंग हैं और जो स्टूडेंट टैलेंटेड हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इन स्कॉलरशिप्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले जो इन स्कॉलरशिप्स का मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना, उन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देना जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड हैं, और वो स्टूडेंट्स जो कैपेबल नहीं हैं कि हायर एजुकेशन कॉस्ट को अफोर्ड कर सकें। ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो मैं नेक्स्ट बताऊंगी गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स बगैर किसी बैरियर के अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकें। तो वन बाय वन मैं आपको सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगी, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, उनका अप्लाइंग प्रोसेस और ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहली स्कॉलरशिप जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये स्कॉलरशिप किन किन स्टूडेंट्स के लिए है और कौन से स्टूडेंट्स डिजर्विंग हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, मेन पॉइंट जो कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जिनके फादर्स की डेथ हो चुकी है, ऑर्फन स्टूडेंट्स। वो ऑर्फन स्टूडेंट्स जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है और एज सच कोई उनको सपोर्ट भी फाइनेंशियली नहीं कर रहा। तो मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टूडेंट्स जिनके फादर्स तो हैं लेकिन वो जॉबलेस हैं और एज सच इन स्टूडेंट्स को भी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं और इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दो कैटेगरीज। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करती हूँ। जी, तो मेरी थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके फादर्स तो हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं लेकिन उनकी मंथली इनकम इतनी नहीं है। जिनके फादर्स की मंथली इनकम इतनी कम है कि वो आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं, वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपकी परफॉर्मेंस। इसमें ना तो आपके पेरेंट्स का रोल है, ना ही आपके फादर का रोल है, इसमें आपका अपना रोल है। आप स्टडीज़ में कैसे हो, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। अब परफॉर्मेंस का मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आप परफॉर्म करो, नहीं, ये भी मतलब नहीं, लेकिन एवरेज एटलीस्ट आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो अगर आपकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो अच्छी है तो ये इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए प्लस पॉइंट बन जाता है और आपकी स्कॉलरशिप को मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज थी, ऑलमोस्ट 4 कैटेगरीज थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि ये 4 कैटेगरीज जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो अब मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ और इसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही जो कि मैं पीछे कैटेगरीज में डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप फाइनेंशियली जो है आपको इन स्कॉलरशिप की नीड हो। उस सब के अलावा यहाँ पर मैंने कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं जो कि स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, जो कि अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप BS के स्टूडेंट हो, MA के स्टूडेंट हो, MSc के स्टूडेंट हो और MBBS के स्टूडेंट्स हो तो आप इन स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक जितने भी पॉइंट्स और जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ये सिर्फ HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए है। अभी नेक्स्ट जितनी भी मैं स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको बताऊंगी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ तक जो मैंने आपसे बात की है वो HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की, क्योंकि सबसे पहले मैं आपके साथ HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं क्या उन सबका सिलेक्शन हो जाता है। इसका आंसर ये है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि वाकई डिजर्विंग होते हैं, वाकई नीडी होते हैं, उन स्टूडेंट्स को तो ये स्कॉलरशिप्स मस्ट मिल जाती हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अगर आपकी लग जाती है तो आपको कितनी अमाउंट स्कॉलरशिप की मिलती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में अगर आपकी जो सिलेक्शन हो जाता है स्कॉलरशिप के लिए आपका, तो आपको जो अमाउंट मिलती है वो आपकी फ़ी के इक्वल होती है। मतलब ये कि जितनी भी आपकी सेमेस्टर की फ़ी होती है वो सारी फ़ी आपको इस स्कॉलरशिप में मिल जाती है। जैसा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का फ़ी स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के बाकी सेमेस्टर्स थे उनमें नॉर्मली आपकी फ़ी होती है 33,000 34,000। HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के आपको जो अमाउंट आती है वो भी ऑलमोस्ट इसी के करीब होती है, समटाइम्स 29,000 30,000 या समटाइम 34,000 35,000 तक भी आपको पे कर दी जाती है। अगर तो आप वाकई एलिजिबल हैं इन स्कॉलरशिप्स के लिए, आप नीडी हैं, आप डिजर्विंग हैं, तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और फिर बगैर किसी बैरियर के आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकेंगे। ये सारी कुछ बेसिक डिटेल्स थी HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से रिलेटेड। बाकी अप्लाइंग प्रोसेस वगैरह कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं मूव करती हूँ सेकंड मेजर स्कॉलरशिप की तरफ कि HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अलावा भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, वन बाय वन उनको भी देख लेते हैं। सेकंड मेजर स्कॉलरशिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ट्यूशन फ़ी कंसेशन। इस स्कॉलरशिप का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट, सब कुछ मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो ये कि आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हो, फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप नीडी हो और आपके फादर जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उनकी मंथली इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपके जो एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको अफोर्ड कर सकें। ऐसे स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ट्यूशन फ़ी कंसेशन स्कॉलरशिप एक्चुअली कौन सी स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप में HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की तरह पूरी जो आपकी फ़ी है वो तो पे नहीं की जाती, लेकिन जो आपके चालान में ट्यूशन फ़ी होती है उसको ऑफ कर दिया जाता है।
तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का फ़ी स्ट्रक्चर आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें मैंने बताया था कि ट्यूशन फ़ी कितनी होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि फ़ी कंसेशन की जो स्कॉलरशिप है उसमें आपको कितनी अमाउंट दी जाती है और ट्यूशन फ़ी कितनी है जो कि ऑफ कर दी जाती है। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मॉर्निंग सेशन की, तो मॉर्निंग सेशन में जो ट्यूशन फ़ी है वो डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ कोर्सेज पे। तो मैक्सिमम हो जाएगी 13,000 तक या 12,000 तक, 11,000 तक, यहाँ तक आपकी मॉर्निंग की ट्यूशन फ़ी होती है। अब नेक्स्ट जो ट्यूशन फ़ी कंसेशन वाली स्कॉलरशिप है, सेकंड स्कॉलरशिप जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, इसकी भी आगे से कुछ कैटेगरीज हैं। जो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी है वो तो ये है कि जितनी भी आपकी ट्यूशन फ़ी है, ठीक है, आपके चालान की टोटल जितनी भी फ़ी है उसमें ट्यूशन फ़ी जितनी है वो 13,000 है, 14,000 है, ठीक है, जितनी भी है। एक तो ये केस है कि वो कम्प्लीटली ऑफ कर दी जाए, मतलब कि ट्यूशन फ़ी आप बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे, उसके अलावा ट्यूशन फ़ी को निकाल कर बाकी चालान के जितने भी आपके बाकी रिमेनिंग चार्जेस बच जाते हैं, जितनी भी फ़ी आपकी बच जाती है वो आप पे करेंगे। लेकिन जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो आप पे नहीं करेंगे, वो कम्प्लीटली ऑफ है। ये तो होगी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी अब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स की ट्यूशन फ़ी भी कम्प्लीटली ऑफ नहीं होती, 100% ऑफ नहीं होती। ये कह लें आपके 75% या 50% तक ऑफ होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पर सेमेस्टर आपकी ट्यूशन फ़ी 12,000 है तो उसमें से 6,000 ऑफ हो गई है और 6,000 आप लोग पे करेंगे, और ट्यूशन फ़ी 6,000 के साथ बाकी भी चालान में जितने भी चार्जेस हैं वो सब भी आप पे करेंगे। तो ये सेकंड कैटेगरी थी ट्यूशन फ़ी की। तो ये सारी डिस्कशन तो होगी जो मॉर्निंग के स्टूडेंट्स थे, मॉर्निंग की जितनी ट्यूशन फ़ी थी उसके बारे में। अब नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ जो इवनिंग की ट्यूशन फ़ी है वो कितनी होती है और वो कितने परसेंट ऑफ होती है। जी, तो इवनिंग की ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा होती है मॉर्निंग के कंपैरिजन। इवनिंग का भी पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ट्यूशन फ़ी ऑलमोस्ट 21,000, 22,000, 23,000 तक होती है। डिपेंड करता है कि आप कितने कोर्सेज पढ़ रहे हैं, आपके कोर्सेज 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्यूशन फ़ी ऑलमोस्ट इतनी होती है। अब नेक्स्ट, जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ट्यूशन फ़ी की भी आगे से कैटेगरीज हैं। अगर तो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी कंप्लीटली ऑफ कर दी जाती है, तो फिर तो आपकी 22,000, 23,000 जितनी भी आपकी ट्यूशन फ़ी है ये आप बिल्कुल पे नहीं करेंगे। ट्यूशन फ़ी को निकाल कर बाकी जो चालान के चार्जेस हैं वो सारे आप पे करेंगे। और सेकंड कैटेगरी ये कि अगर आपकी ट्यूशन फ़ी कंप्लीटली ऑफ नहीं होती, 50% ऑफ होती है, तो फिर अगर आपकी पर सेमेस्टर 22,000 है ट्यूशन फ़ी, तो आपकी 50% ऑफ होगी, तो मतलब कि 11,000 आपकी ऑफ हो गई। 11,000 बाकी ट्यूशन फ़ी भी आप पे करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग चालान के जितने भी चार्जेस होंगे वो भी आप पे करेंगे। मतलब आपको ऑलमोस्ट 11,000 की यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दी जाएगी फ़ी में। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सेकंड मेजर स्कॉलरशिप से रिलेटेड, ट्यूशन फ़ी कंसेशन से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको मॉर्निंग की ट्यूशन फ़ी भी बता दी और इवनिंग की ट्यूशन फ़ी भी बता दी और कैटेगरीज भी बता दी कि यहाँ तो आपकी कंप्लीटली ऑफ होगी या 50% ऑफ होगी। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप थी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हुए मैंने बताया था कि उस स्कॉलरशिप में एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये वाली जो स्कॉलरशिप है ट्यूशन फ़ी कंसेशन वाली स्कॉलरशिप, इसमें एमफिल के और पीएचडी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी सेकंड मेजर स्कॉलरशिप थी जिसकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ थर्ड मेजर स्कॉलरशिप की तरफ। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट थर्ड स्कॉलरशिप है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है एहसास स्कॉलरशिप, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट। जो इससे पहले मैंने आपको दोनों स्कॉलरशिप बताई हैं वो एचईसी की तरफ से थी, एचईसी नीट बेस्ड और एचईसी ट्यूशन फ़ी कंसेशन। वो जो दोनों स्कॉलरशिप्स हैं वो काफ़ी पुरानी है, मतलब कि काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स उनमें अप्लाई कर रहे हैं और काफ़ी सालों से वो स्टूडेंट्स को मिल रही हैं। लेकिन जो एहसास स्कॉलरशिप है ये बिल्कुल न्यू स्कॉलरशिप है, अभी बस लास्ट ईयर ही आई है। लास्ट ईयर ही एचईसी ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इस स्कॉलरशिप को लॉन्च किया है। लास्ट ईयर ही आई थी और काफ़ी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और काफ़ी का सिलेक्शन भी हुआ था। बाकी दोनों प्रीवियस स्कॉलरशिप्स की तरह इस स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अमाउंट कितनी है और कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। एहसास स्कॉलरशिप की तरफ मूव करने से पहले यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप एक वक्त में एट अ टाइम आप इन तीनों स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले दो स्कॉलरशिप जिनके बारे में आपको बता चुकी हूँ, एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप और एचईसी ट्यूशन फ़ी कंसेशन, इन दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो थर्डली एहसास स्कॉलरशिप है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। मतलब ये कि अगर आप तीनों स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर देते हैं एट अ टाइम तो इससे आपके कोई ना कोई स्कॉलरशिप लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड वाली लग जाएगी, सेकंड वाली नहीं तो थर्ड वाली लग जाएगी, तो आप एट अ टाइम तीनों स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप तीनों में अप्लाई करिएगा, ताकि जो वाकई ही डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, वाकई ही नीडी स्टूडेंट्स हैं और वो वाकई एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, किसी भी तरह की उनकी स्टडीज़ में, उनकी एजुकेशनल जो उनका जर्नी है उसमें किसी तरह का भी बैरियर ना वो फेस करें। इसलिए जो डिज़र्विंग और नीडी स्टूडेंट्स हैं वो तीनों स्कॉलरशिप्स में मस्ट अप्लाई करिएगा और इंशाल्लाह उनकी कोई ना कोई एक स्कॉलरशिप तो मस्ट लग जाएगी। बस आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस 100% रखनी है, अपना 100% आउटपुट देना है, बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको 100% सपोर्ट करेगी। सो नेक्स्ट अब फाइनली मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करने लगी हूँ वो एहसास स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अमाउंट की। एहसास स्कॉलरशिप अगर किसी की लग जाती है तो कितनी अमाउंट आपको मिलेगी, स्कॉलरशिप की कितनी अमाउंट आप लोगों को पे की जाएगी और फीस में कितनी रिलैक्सेशन दी जाएगी। सो अमाउंट यहाँ पर गिवन है। अगर आपकी एहसास स्कॉलरशिप लग जाती है तो आपको पर सेमेस्टर 25,000 दिए जाएंगे। मतलब कि अमाउंट अच्छी है, ये भी नॉट बैड, आपकी फ़ी में काफ़ी हेल्प हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 33,000 या 34,000 तक फ़ी है पर सेमेस्टर, उसमें से 25,000 तो आपको स्कॉलरशिप की तरफ से मिल जाएंगे, तो बाकी इतनी फ़ी आपको पे करना पड़ेगी अपनी तरफ से 7,000 या 8,000 या मैक्सिमम 9,000, लेकिन फिर भी काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर आपकी ये स्कॉलरशिप भी लग जाती है तो। सो पर सेमेस्टर की होगी 25,000, मतलब कि पर ईयर जो आपको एहसास स्कॉलरशिप मिलेगी वो हो जाएगी 50,000। और नेक्स्ट अगर आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं, बीएस की डिग्री 4 इयर्स की होती है, 8 सेमेस्टर्स की होती है, तो 4 इयर्स में जो टोटल स्कॉलरशिप आप लोग रिसीव करेंगे एहसास की तरफ से वो है 2 लाख रुपीज़। तो ये अमाउंट होगी कि एहसास स्कॉलरशिप की तरफ से आपको कितनी अमाउंट दी जाएगी। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसे मैंने पिछली दो स्कॉलरशिप्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था, उसी तरह एहसास स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे। तो
एहसास स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ पॉइंट्स आते हैं, उनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो एमए, एमएससी, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो एहसास स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, वो एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके फादर की मंथली इनकम या तो 45,000 है या उससे कम है। सो इस केस में आप एलिजिबल हैं कि आप एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके फादर जॉबलेस हैं या बीमार हैं, उस तरह नहीं कर पा रहे, मंथली इनकम इतनी नहीं है, एक्सपेंडिचर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या इसके अलावा अगर किसी के फादर की डेथ हो चुकी है, मतलब कि ऑर्फन स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, वो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एहसास स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ थर्ड पॉइंट के लिए, जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मॉर्निंग सेशन भी है और इवनिंग सेशन भी है। जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोग एक वक्त में एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अभी तक मैं आपको 3 स्कॉलरशिप्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, देन मैंने बताया एचईसी ट्यूशन फी कंसेशन और फिर मैंने आपको एहसास स्कॉलरशिप के बारे में बताया। आप इन तीनों स्कॉलरशिप्स में एट अ टाइम अप्लाई तो कर सकते हैं। मतलब कि आगे पीछे इनके फॉर्म्स आते हैं, आप पहले में भी अप्लाई कर दें, दूसरे में भी अप्लाई कर दें, तीसरे में भी अप्लाई कर दें। आप इन तीनों में एट अ टाइम अप्लाई तो कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर आपका एक स्कॉलरशिप में सिलेक्शन नहीं होता तो दूसरी में हो जाए, अगर दूसरी में नहीं होता तो तीसरी में हो जाए। मतलब कि किसी एक ना एक में तो मस्ट हो ही जाएगा। मतलब कि इससे आपके जो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तीनों स्कॉलरशिप्स में या जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं उनमें इकट्ठे अप्लाई करने तक तो बात ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एट अ टाइम तीनों स्कॉलरशिप्स रिसीव करो। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने तीनों में अप्लाई किया था, तीनों में से आपकी 2 स्कॉलरशिप्स लग गई हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी लग गई है और एहसास स्कॉलरशिप भी लग गई है, यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एट अ टाइम दोनों स्कॉलरशिप्स रिसीव करो। अप्लाई आप कर सकते हो, में अप्लाई करो, 3 में करो, 4 में करो, अप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन एट अ टाइम आप 2 या 3 स्कॉलरशिप्स रिसीव नहीं कर सकते। और अगर फॉर एग्जांपल कि आपकी दोनों स्कॉलरशिप्स लग गई हैं या 3 लग गई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी लगी है और स्कॉलरशिप भी लग गई है, तो अब इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप देखेंगे कि दोनों स्कॉलरशिप्स में ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी स्कॉलरशिप है। जैसे कि जब मैं एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता रही थी, जो सबसे पहले वाली स्कॉलरशिप थी, सबसे पहली मेजर स्कॉलरशिप थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि पर सेमेस्टर आपको ऑलमोस्ट 30,000 से लेकर 35,000 तक पे कर दिए जाते हैं। मतलब कि आपकी कंप्लीट फी पे कर दी जाती है। और एहसास स्कॉलरशिप का मैंने आपको बताया कि पर सेमेस्टर ऑलमोस्ट 25,000 आपको पे किए जाते हैं। तो अगर आपने इन दोनों में अप्लाई किया था और आपकी ये दोनों स्कॉलरशिप्स लग गई हैं, दोनों में आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका नेम आ गया है, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी है। ऑफकोर्स ज़्यादा बेनिफिशियल एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो आप वो वाली रखेंगे और दूसरी स्कॉलरशिप यानी कि एहसास वाली स्कॉलरशिप आपको ऑफ करवा देना पड़ेगी। मतलब कि एक वक्त में आप एक ही स्कॉलरशिप रिसीव कर सकते हैं। और अगर आप ऑफ नहीं करवाते, आप ये सोच रहे हैं कि चलिए आपकी दोनों लग गई हैं, आप दोनों रिसीव करें, तो इस केस में पता तो चल जाता है, गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है, यूनिवर्सिटी के पास भी सारा डाटा, सारी डिटेल्स होती हैं। तो इस केस में आपकी दोनों स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ कर दी जाती हैं। मतलब कि आप एट अ टाइम अप्लाई जितनी मर्जी स्कॉलरशिप्स के लिए करें वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिसीव आप एक ही करेंगे। और अगर आपकी एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उसमें से एक ही रखना पड़ेगी, बाकी आपको ऑफ करवा देना पड़ेगी। हाँ, ये बात आप पर डिपेंड करती है कि आप कौन सी रखना चाहते हैं और कौन सी ऑफ करवाना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स आप वही वाली ऑन करवाएंगे जिसमें आपको अमाउंट ज़्यादा मिल रही है और दूसरी वाली आप ऑफ करवा देंगे। सो अभी तक टोटल मैंने आपको 3 स्कॉलरशिप्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग प्रोसेस क्या है, कब अप्लाई करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, वो सारी बातें डिस्कस होंगी। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आता है वो ये है कि आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। ऑलमोस्ट तीनों स्कॉलरशिप्स के अप्लाई करने का मेथड सेम है, सेम प्रोसेस है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से आप लोगों ने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल किए हैं, इसी तरह से स्कॉलरशिप फॉर्म्स भी आते हैं। इसी तरह से आपको वो भी फिल करना पड़ते हैं, ऑनलाइन भी, और उसकी हार्ड कॉपीज़ भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना पड़ती हैं। स्कॉलरशिप फॉर्म्स में भी आपने सारी डिटेल्स डालना होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देना होती है। उस एप्लीकेशन फॉर्म के भी पोर्शंस बने होते हैं। सबसे जो पहला पोर्शन होता है उसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब आपका नाम क्या है, सीएनआईसी क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, और अपने बारे में जो भी वो आपसे पूछेंगे। मतलब कि सारी जो पहला पोर्शन है उसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग देंगे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी आपके बारे में। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद जो सेकंड पोर्शन होता है उसमें आपने अपने फैमिली मेंबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करना होती है। मतलब कि टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, आपके कितने सिबलिंग्स हैं, और आपका घर कहाँ पर है, आपका एड्रेस क्या है, की रेजिडेंस है, जो आपका घर है वो आपका अपना है या आप रेंट पर रह रहे हो। इसके अलावा आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, और इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है आपके घर के वो कितने हैं, यूटिलिटी बिल्स कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसमें आ जाता है, गैस का बिल आ जाता है, टेलीफोन बिल आ जाता है, या वाटर बिल्स आ जाते हैं। सारे बिल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करना पड़ती है। और उन फॉर्म्स पर आपसे ये इन्फॉर्मेशन भी ली जाती है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी मंथली इनकम है 40,000 या 50,000 तक है, और साथ आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है कि जो आपके घर के एक्सपेंडिचर्स हैं, जो बिल्स वगैरह हैं, या जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं आपके पर मंथ, आपको वो भी मेंशन करना पड़ते हैं। मतलब कि टोटल इनकम भी मेंशन करना पड़ती है और टोटल जितने आपके एक्सपेंडिचर्स हैं घर के वो भी मेंशन करना पड़ते हैं। क्योंकि ये स्कॉलरशिप फॉर्म्स हैं तो इन पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो एंटर करना ही पड़ती है। इसी से उनको आइडिया होता है कि इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, इस केस में एजुकेशनल जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो अफोर्ड नहीं किए जा सकते। तो फिर ये सारी बातें देख कर ही वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं। बाकी इसके अलावा जो आपके गार्डियंस हैं या जो आपके फादर हैं वो क्या काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, उनकी मंथली इनकम कितनी है, इस बारे में भी सारी डिटेल्स वगैरह आपको देना पड़ेंगी। और बाकी इसके अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं उनमें अगर कोई बीमार है या उससे कोई ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट में जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं आपको वो भी मेंशन करना पड़ते हैं।
और इसके अलावा आपके सिबलिंग्स टोटल कितने हैं, वो क्या-क्या कर रहे हैं, अगर वो भी स्टडीज़ कर रहे हैं तो कौन-कौन सी क्लास में हैं, कौन से कॉलेज में हैं, कौन से स्कूल में हैं, उनकी टोटल फ़ी कितनी है। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातें आपको सेकंड पोर्शन में एंटर करना पड़ेंगी। इसके अलावा जो थर्ड पोर्शन है उसमें आपका जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है, मतलब कि आपने पहले क्या किया है, कहाँ से किया है और आप अभी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं, इस तरह की आपने सारी जो एजुकेशनल आपका रिकॉर्ड है, एजुकेशनल जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपकी पास्ट ईयर्स में, वो आपको देना पड़ती है। अब जो ये वाला पोर्शन है ना, आपसे एजुकेशनल रिकॉर्ड क्यों लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि वो देख सकें कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो कैसी है। अब इस केस में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं, लेकिन अगर आपकी एवरेज परफॉर्मेंस भी होती है तो आपकी स्कॉलरशिप लगने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड का भी आपकी स्कॉलरशिप पर इफेक्ट पड़ता है। ये कुछ बातें थी, बेसिक बातें, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, जो कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड। बाकी इंशाल्लाह जब एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह आएंगे तो उसके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, कैसे अप्लाई करना है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए कब अप्लाई करेंगे, और ये भी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, क्या वो सब स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, सब स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वही स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका एडमिशन के लिए सिलेक्शन हो गया, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, जो कि मतलब कि रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के। इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन का कंफर्म होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है अगर आपका एडमिशन ही कंफर्म नहीं हुआ, आप यूनिवर्सिटी से स्टडीज़ ही नहीं कर रहे, फ़ी ही नहीं पे कर रहे, तो फिर तो आप एलिजिबल नहीं है ना इन स्कॉलरशिप्स के लिए। वो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, वो इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक मेन पॉइंट तो ये कि इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए आपका यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होना ज़रूरी है। एक पॉइंट तो ये हो गया। बाकी इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे वो मैंने हर स्कॉलरशिप के साथ आपको बताए थे कि इस स्कॉलरशिप का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था सारी स्कॉलरशिप्स के लिए वो यही था कि आपका एडमिशन कंफर्म होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक और मेन पॉइंट है, जैसा कि मैंने स्कॉलरशिप के स्टार्ट में बताया था कि जितनी भी स्कॉलरशिप मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ओल्ड स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एनरोल्ड हैं, यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो भी इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई नहीं भी करते, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेमेस्टर में उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें, अगले सेमेस्टर्स में जाके नेक्स्ट सेमेस्टर्स में अगर उनके फादर के बिजनेस में कोई लॉस होता है या अगर उनकी जॉब पहले जैसी नहीं रहती, तो जाहिर है अब वो स्टूडेंट्स नीडी हैं, तो वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जाकर इनमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप्स हर साल आती हैं। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं किया तो आप उससे नेक्स्ट ईयर मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं, सेवन्थ सेमेस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप जितने भी साल की आपकी डिग्री है, जितने भी साल आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से पढ़ेंगे, आप हर साल आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, हर साल आपके पास ये चांस होगा कि आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर लें। और यहाँ पर ना एक और इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं इन स्कॉलरशिप्स में, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक साल बाद जब दोबारा फॉर्म्स आएंगे, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में आप फिर से इन स्कॉलरशिप्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर थर्ड में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आप दोबारा से फिफ्थ में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि हर साल आपको ये चांस दिया जाएगा, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर लें। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि फ़र्ज़ करें अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप नहीं लगती, ठीक है, आप थर्ड सेमेस्टर में दोबारा अप्लाई करते हो, थर्ड सेमेस्टर में आपकी स्कॉलरशिप लग गई है, तो फिर आपने जो पिछला जो साल था, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, इन दोनों सेमेस्टर की जो आपने फ़ी पे की थी, अगर थर्ड सेमेस्टर में आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है तो पिछले दोनों सेमेस्टर्स की जो फ़ी है वो आपको वापस कर दी जाती है। तो आपका एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे कर देंगे, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे आपको करना ही पड़ेगी। उसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के, फिर ये स्कॉलरशिप फॉर्म्स आ जाते हैं, आप इनके लिए अप्लाई करेंगे, और अगर इन स्कॉलरशिप्स में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है, तो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी भी पे की होती है वो भी आपको रिटर्न कर दी जाती है। मतलब कि जब सेमेस्टर स्टार्ट होना है, एडमिशन्स आप लोगों के होने हैं, तब तो एक दफ़ा आपको फ़ी पे करना ही पड़ेगी। ज़ाहिर है आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, आप लोग उसके बाद फ़ी पे करेंगे तो ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो जब नेक्स्ट आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद जो स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं उनके फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, फॉर्म्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आप उन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करेंगे और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। और सेम उसी तरह जिस तरह से आपने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, उसके बाद लिस्ट वगैरह लगी हैं, आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सेम उसी तरह स्कॉलरशिप की लिस्ट भी लगती हैं। और फिर जब लिस्ट वगैरह में आपका नेम आ जाता है, आपको मेल्स वगैरह भी आ जाती हैं इस कंफर्मेशन के लिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। उसके बाद फिर कुछ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसके बाद फाइनली आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इन स्कॉलरशिप्स के बारे में कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है, उन स्कॉलरशिप्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इन स्कॉलरशिप्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितनी अमाउंट दी जाती है।